सुमन ने छोटे से गांव के एक सरकारी स्कूल से इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। उसी दिन उसका रिजल्ट आया था। उसके 80% मार्क्स आए थे और वह अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने लड़की थी। वैसे भी यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाना अपने आप में किसी सम्मान से कम नहीं था। उसके नंबर सुनकर मोहल्ले भर में उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन सुमन के मन में अपनी उस कामयाबी को लेकर जरा भी खुशी नहीं थी। होती भी कैसे, घर वालों ने रिजल्ट आने से पहले ही अपना फैसला उसे सुना दिया था कि उसे आगे की पढ़ाई बंद करनी होगी। उसने पहली बार घर वालों के फैसले के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हैं। उसने कैसे अपने पिता और बड़े भैया को पहली बार ऊंचे स्वर में बात करते हुए कह दिया कि वह अपनी आगे की पढ़ाई हर हाल में जारी रखे। सब उसके आगे पढ़ने के फैसले के खिलाफ थे। वे किसी तरह शायद उसकी आगे प्राइवेट पढ़ाई करने के लिए राजी भी हो जाते, लेकिन उसने दिल्ली जाकर पढ़ाई करने की बात कहकर घर में धमाका कर दिया। अकेली लड़की को दूसरे शहर भेजने की हिम्मत और उसके लिए पैसों का इंतजाम करने की हैसियत दोनों ही उसमें नहीं थी। उसने घर वालों से कह दिया था कि उसे उनसे किसी तरह रुपयों की ज़रूरत नहीं है। वह दिल्ली में अपना खुद खर्चा। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेज के अलावा ज़्यादा कॉलेजों के नाम भी नहीं पता थे, लेकिन खुद पर भरोसा था कि किसी न किसी अच्छे कॉलेज में तो उसका एडमिशन हो ही जाए। 10 दिन तक घर वालों से चले झगड़े के बाद वह घर से दिल्ली के लिए चली थी। उसे याद, माँ के घर से जाते हुए 1300 रुपये हाथ में देते हुए कहा कि उसके पास कुछ न है वही यही। ट्रेन की जनरल बोगी में उसे घुसने की भी जगह नहीं मिली तो हाथ में सूटकेस और कंधे पर एक बैग टांग वह स्लीपर क्लास में जा घुसी। सुमन का सफ़र शुरू हो चुका था। ट्रेन का यह सफ़र उसे बेहद सुखद लग रहा था। हालांकि मन में एक डर भी था कि अगर उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो वह किस मुँह से घर लौटेगी। ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। लोगों को ट्रेन से उतरने की जल्दी थी, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर भी दरवाजे के पास होने की वजह से वह जल्दी ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म की कुलियों और यात्रियों की भीड़ थोड़ी देर बाद झट गई, लेकिन सुमन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके हाथ में लिखा एक कागज़ का टुकड़ा था जिसमें किसी के मकान का पता लिखा था। यह पता भी मनीष भैया का है। मनीष भैया उसी के मोहल्ले में रहते थे और उसकी सहेली मोनिका भी के भैया थे। बचपन में उस घर के आते जाते रहने की वजह से वह उन्हें मनीष भैया कहती थी। उसके पास माँ के दिए 1300 रुपये 190 टिकट में खर्च हो गए। 5 रुपये उसने चाय पी ली थी। अब उसके पास सिर्फ 11,005 रुपये थे। उसके स्टेशन पर बाहर निकलने की सोची। किसी ने पूछा कि मुखर्जी नगर कहाँ पड़ेगा, तो उसने कहा अजमेरी गेट साइड के बाहर निकलकर विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो ले लेना। उसे पहली बार दिल्ली से बड़ा शहर होने का एहसास हुआ। उसके यहाँ तो स्टेशन के अंदर और बाहर जाने का रास्ता एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ तो दो पूरे अलग अलग इलाके दिल्ली स्टेशन के जुड़े हुए हैं। सुमन ने किसी तरह अपने आप को मेट्रो के लिए जाने के लिए तैयार किया। सुबह के 8 बज चुके थे। उसने मेट्रो के जाने के लिए टोकन ले लिया। जल्दी ही समझ लिया उसी मशीन को इस नीले टोकन छू पर भर देना है। गेट जैसे ही खुले भाग कर उस तरफ हो जाना है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। उसने टोकन छुआया। मशीन का गेट खुलते ही इस पार से उस पार चली गई। अब उसे पता चला कि अंडरग्राउंड जाना है, नीचे से मेट्रो पकड़नी है। नीचे पहुंची तो वहां पहले से ही कई सौ लोग दोनों तरफ खड़े थे। उसके यहाँ में तो ऐसे लाइन में लगकर कोई ट्रेन में नहीं चढ़ता है। उसे यह तरीका अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में मेट्रो विश्वविद्यालय स्टेशन पर उतरने के बाद पहली बार उसका सामना एस्केलेटर से हुआ, लेकिन उसने इस पर चढ़ने की बजाय सीढ़ियों से ही चलना उचित समझा। उसने वहां से मुखर्जी नगर के लिए रिक्शा ले लिया। 18 साल की सुमन अपने सपनों को सच करने दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुमन मनीष के घर पर पता पूछ ही रही थी, लेकिन 10 मिनट भटकने के बाद भी उसे नहीं घर मिला।
तभी किसी ने उस पर तरस खाकर बता ही दिया, गली के पीछे की तरफ बी ब्लॉक है। सुमन वहां पहुंची तो थक कर चूर हो चुकी थी। सफर की थकान चेहरे पर हावी थी। रिक्शे वालों को पैसे देकर सुमन सूटकेस और बैग लेकर दरवाजे पहुंची। मेन गेट की घंटी बजाई लेकिन अंदर से कोई निकला नहीं। सुमन थोड़ी देर खड़ी रही, फिर अंदर चली गई। बाहर से ही सीढ़ियां थी। सुमन ऊपर चढ़ गई। सेकंड फ्लोर पर 3 दरवाजे थे। उसे नहीं पता था कि मनीष भैया किस में रहते हैं। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं हुई। काफ़ी देर बाद उसने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 मिनट बाद अंदर से कुछ आहट हुई। उसे कुछ उम्मीद बंधी। दरवाज़ा खुला। सामने मनीष भैया बनियान और बरमूडा पहने खड़े थे। उसे देखकर वे चौंक गए। अरे सुमन! मनोज भैया के मुँह से इतना ही निकला। फिर उन्हें लगा कि सुमन ने शायद उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा होगा, इसलिए वे भी थोड़ा शर्मा गए। सुमन को अंदर आने के लिए कहकर वे अंदर चले गए। उन्होंने टी-शर्ट पहन ली थी। सुमन ने उसके घर का हालचाल पूछा और फिर उसके यहाँ आने के कारण भी। सुमन ने उन्हें बताया कि उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मनीष भैया का हौसला बढ़ाने की बजाय उसे बता दिया कि दिल्ली में एडमिशन आसान नहीं होगा, यहाँ मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। उसे इन नंबरों पे एडमिशन मिला भी तो किसी शानदार कॉलेज में मिलेगा। सुमन इसके लिए भी तैयार थी। उसके सिर पर तो एडमिशन की धुन सवार थी। मनीष भैया ने उससे फ्रेश होने के लिए कहा और खुद चाय लेने चले गए। उसने देखा कमरे में रसोई नहीं थी, बाथरूम भी बाहर बालकनी में था। वह नहीं चाहती थी कि मनीष भैया के सामने उसे बाथरूम जाना पड़े। गांव वाली शर्म संकोच का दामन उसके छूटा नहीं था। मनीष भैया के लौटने पहले ही वह तैयार हो चुकी थी। मनीष भैया के साथ उसने चाय पी और मुद्दे पर आ गई। वह एडमिशन की सारी प्रक्रिया के बारे में फौरन जानना चाहती थी। मनीष भैया ने उसे बताया कि एक कॉलेज का फॉर्म ही 1,1200 रुपये का होता है। सुमन समझ गई कि आगे का रास्ता अब बेहद मुश्किल है। उसके बाद उसने मनीष भैया को अपनी असली स्थिति बताई हुए सुमन का कोई आश्वासन नहीं दे सके। हाँ, उन्होंने सुमन को फौरन जाने को भी नहीं कहा। मनीष भैया ने इस बारे में वह कोई बात भी नहीं कर सकी। उसने कुछ कहा नहीं और उसने कुछ पूछा नहीं। मनीष भैया ने टिफिन वाले को फ़ोन कर दिया। दोपहर में करीब 12:30 बजे टिफिन वाला 2 टिफिन दे गया। उसने किसी तरह अपना पूरा टिफिन खाली कर दिया। मनीष भैया पढ़ रहे थे। उन्होंने वही टिफिन 3 बजे खाया। सुमन ने सोचा कि जिस टिफिन का बेकार खाना वह ताज़ा ताज़ा नहीं खा पाई, उस टिफिन को मनीष भैया बिना कुछ कहे कैसे इतनी देर बाद खा रहे हैं। सुमन शाम को उसके साथ नीचे गई। सिनेमा हॉल के सामने कटिंग चाय पीने का ये उसका पहला अनुभव था। वहाँ पर मौजूद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे अनुभवी लड़कों की नज़र ने पहली बार में ही ताड़ लिया कि इलाके में कोई नई लड़की आई है, लेकिन मनीष भैया मौजूदगी में वे दूर ही रहे। सुमन ने भी देख लिया कि उसके गोरे रंग और तीखे नैनक्स पर लड़के लट्टू थे। उसे लगा जैसे इन लड़कों की नज़रें उससे कह रही वेलकम टू दिल्ली। हालांकि उसकी नज़र सुमन के चेहरे पर कम और उसके उभारों पर अधिक केंद्रित थी। सुमन को इन लड़कों के अंदाज से थोड़ी सिरहन होने लगी। उसे समझ में आ गया कि लड़कों का बस चले तो वे कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल उसने अपना ध्यान चाय पर ही टिका दिया। मनीष भैया ने ही चाय के पैसे दिए। उन्होंने सुमन से पूछा, क्या तुम घर चली जाओगी? मुझे थोड़ा काम है, दोस्त के यहाँ से कुछ नोट्स लाने हैं। सुमन ने कहा, हाँ चली जाऊंगी, और वह वहाँ से 2 गली छोड़कर उस मकान में पहुँच गई। उसने सोचा जब तक मनीष भैया नहीं है तब तक कमरे की कुछ साफ सफाई कर दें। फिलहाल उसने कमरे में ही था क्या, फोल्डिंग चारपाई, पढ़ने की टेबल, एक कुर्सी, एक अलमारी, किताबों की 2 छोटी रैक, एक सूटकेस, लेकिन फिर भी कमरे में एक अस्त व्यवस्था थी। सुमन ने सबसे पहले पलंग पर
पड़ी धूल झाड़ी और फिर चादर और गद्दे झाड़ने लगी। गद्दा जैसे ही नीचे गिरा, गद्दे के नीचे से कुछ किताबें गिरी। सुमन ने सोचा, जब कमरे में दो दो अलमारियां हैं तो गद्दे के नीचे किताबें क्यों रखी हैं। सुमन ने उन किताबों को देखा। एक किताब पर लिखा था प्राइवेट लाइफ। सुमन ने अंदर पढ़ना शुरू किया। पहला पेज पढ़ते ही सुमन के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसे अपने शरीर की कसावट महसूस हुई। उसे किताब पढ़ने में मज़ा आने लगा। सुमन जल्दी जल्दी किताब पढ़ने लगी। सिर्फ कुछ घंटों में उसने 35 पन्नों की किताब पूरी पढ़ ली। उसने किताब खत्म कर तुरंत दूसरी किताब पढ़ने के लिए उठा ली। साफ सफाई की बात तो वह भूल गई। ये घटिया किस्म की किताबें उसने बेहद मनोरंजक लग रही थी। उसने दूसरी किताब भी फौरन ही पढ़ ली। उसके बाद उसने दोनों किताबें ठीक वैसे ही रख दी जैसे पहले रखी हुई थी, मानो उसने ये किताबें देखी ही नहीं थी। इसके बाद उसने पूरे कमरे की सफाई की। उसने पढ़ाई की टेबल पर किताब में दबे 100 के 5 नोट मिले। वह जानती थी कि ये पैसे मनीष भैया के ही होंगे। उसने किताबें निकालकर पैसे मेज पर सामने रख दिए। मनीष भैया के पास पैसों की कमी नहीं होगी, यह वह जानती थी। गांव में भैया के पापा का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर था। रोजाना करीब 15-20 हजार रुपये कम से कम कमाई थी। मनीष भैया थे भी इकलौते शाम के 7 बज चुके थे। सुमन को भूख लग रही थी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। सुमन ने अपना सूटकेस खोला और अपने कपड़े ठीक करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने दरवाज़ा खोला। सामने मनीष भैया थे। उसके हाथ में एक थैली थी। उन्होंने सुमन से कहा, भूख लग रही थी इसीलिए मोमोज खाने के लिए ले आया। सुमन ने मोमोज नाम पहली बार सुना था। उसने पूछा कि ये क्या होता है। अजीब आकार का उनका, लेकिन मनीष भैया को खाता देख उसने भी एक पीस उठा ली। मिर्च की चटनी थी साथ में गरम मोमोज। उसे पहली बार में अच्छा नहीं लगा, लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी इसीलिए उसने दूसरा पीस भी उठा लिया। तब तक मनीष भैया की नज़र कमरे में सुधरी हुई हालत पर पड़ी तो वे थोड़े परेशान दिखे और बोले, तुमने कमरा साफ क्यों किया। सुमन, मैं सुबह काम वाली से बोल देता। कोई बात नहीं भैया, मैं खाली ही तो बैठी थी, सुमन बोली। मनीष भैया उसके पास आकर उसने थैंक यू कहा। उसके हाथ उसके सिर के पीठ और फिर कमर पर फिसलते चले गए। इतने लंबे थैंक यू की शायद सुमन को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे इसका बुरा भी नहीं लगा। उसने उठते हुए कहा, मनीष भैया आप किताब में 500 रुपये रखकर भूल गए थे। मैंने रुपए मेज पर रखे हुए हैं। मनीष ने रुपए उठाकर जेब में रख लिया। सुमन ने उससे पूछा कि क्या एडमिशन के लिए वे कुछ कर सकते हैं। मनीष भैया ने कहा, सुमन यहाँ गांव जैसे नहीं होता, यहाँ बहुत मुश्किल है एडमिशन होना। हाँ, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। सुमन का चेहरा बुझ सा गया। उसकी आंखों में झटपट आंसू गिरने लगे। तभी मनीष भैया उसके पास आए और उसका चेहरा उठाया, आंसू पोंछते हुए। अचानक मनीष भैया के गले लग गई। वह सुमन के इस अंदाज से थोड़ा संकोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने सुमन को हटाया नहीं। सुमन को अपनी पीठ पर मनीष भैया के हाथ पर कसावट महसूस होने लगी। मनीष के हाथ उसकी पूरी पीठ पर रेंग रहे थे। उसे यह समझ में आ गया कि मनीष भैया का यह स्पर्श कुछ और ही खोज रहा है, लेकिन उसे यह स्पर्श अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मनीष भैया के हाथ उसकी पीठ से उसके गालों पर आए। उन्होंने सुमन के आंसू पोंछे। सुमन ने कुछ नहीं कहा। मनीष भैया को डर था कि वह न जाने कैसे बर्ताव करेगी। सुमन को जैसे कुछ नहीं ही आ रहा था। वह मनीष भैया के गले ही लग गई थी। करीब 5 मिनट तक दोनों गले लगे रहे। इस दौरान मनीष भैया ने उसकी पीठ पर, सिर और गालों पर जमकर हाथ आजमाए। उन्होंने सुमन से पूछा कि उसे बुरा तो नहीं लगा। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। मनीष भैया ने इस बार सुमन के गालों
पर अपने ओंठ रख दिए। सुमन उम्र के दौर से गुजर रही थी। यहाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर ही होता है। सुमन मनीष दोनों भी शायद ऐसे ही आकर्षक में वशीभूत थे। कब सुमन अपना सब कुछ मनीष भैया को सौंप बैठी उसे पता ही नहीं लगा। मनीष भैया काफ़ी देर तक उसके जिस्म से खेलते रहे, उसके हर अंग पर अपना अधिकार जमाते रहे। सुमन को मनीष भैया का ये अंदाज भी अच्छा लग रहा था और अंदर ही अंदर इस बात का डर भी था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है। हालांकि सही गलत की सोच पर शायद उस वक्त का उम्मीद ज़्यादा भारी था। न जाने कब करीब मनीष भैया इन 10 मिनटों में भारी मनीष भैया ने मनीष बन गए, उसे पता ही नहीं चला। कब सुमन सुमी बन गई इसकी जानकारी भी उसे नहीं हुई। 10 मिनट बाद जब दोनों शांत हुए तो दोनों होश आया। सुमन को कहीं समझ में नहीं आया कि कहाँ जाकर गड़ जाए। मनीष का आड़िक आवेग से बाहर निकल चुका था, लेकिन पिछले 10 मिनट में ये कमरा बदल चुका था। रात हो रही थी। मनीष और सुधा एक दूसरे से कोई बात नहीं की, शायद आत्मग्लानि कम, संकोच ज़्यादा था। मनीष ने टिफिन वाले को फ़ोन कर दिया। काफ़ी समय पहले ही टिफिन आ चुका था। दोनों को भूख लगी। मनीष ने ही सुमन से कहा, सुमन खाना खा लो। सुमन ने उसका टिफिन भी पकड़ा दिया। दोनों ने खाना खाया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। सुमन को अब इस बात का चिंता सताने लगी कि रात हो चुकी है, वे सोएंगे कहाँ। एक बार तो गलती हो चुकी है, सुमन ने उससे दोहराना नहीं चाहती थी। मनीष सुमन के मन की बात समझ गया। उसने सुमन से कहा, तुम पलंग पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा। सुमन रात भर की थकी हुई थी। उसने मनीष से कहा वह नीचे सो जाएगी, लेकिन मनीष ने अपना बिस्तर नीचे बिछा लिया। बिस्तर क्या था, दरी और उसके ऊपर चादर गद्दा उस पे पलंग पर सुमन के लिए छोड़ दिया। सुमन पलंग पर लेटते ही नींद में आगोश में चली गई, लेकिन मनीष की आंखों में नींद कोसों दूर थी। शाम को जो कुछ हुआ उसे बार बार वही याद आ रहा था। सुमन के जिस्म की खुशबू अब भी मनीष के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसने सुमन की तरफ एक नज़र देखा। सुमन गहरी नींद में सो रही थी। उसका कोरा सौंदर्य जैसे निमंत्रण दे रहा हो। मनीष काफ़ी देर तक सुमन को देखता ही रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि सुमन के पास जाए। हालांकि शाम को सुमन ने जब कुछ नहीं कहा तो मनीष को ज़रूर हौसला मिला था। मनीष से रहा नहीं गया, उस ऊपर जाकर उसी फोल्डिंग पर लेट गया जिस पर सुमन सो रही थी। सुमन बेफिक्र नींद सो रही थी। मनीष की नज़रें सुमन के जिस्म पर फिसलती जा रही थी। मनीष ने धीरे से सुमन के ऊपर अपना हाथ रखा। मनीष का हाथ कब सुमन के शरीर के अंगों की पैमाइश करने लगा, पता ही नहीं चला। अचानक सुमन को दम घुटता सा महसूस हुआ। वह हड़बड़ा कर जागी तो देखा मनीष पर झुका था और उसकी सांसों से गर्माहट सुमन की सांसों में मिल रही थी। सुमन ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने उसकी एक न सुनी। मनीष उसके शरीर से खेल रहा था। यह भी कहता जा रहा था कि उसके यहाँ रहने का पूरा खर्चा वह उठाएगा, उसका एडमिशन भी यहाँ हो जाएगा। सुमन को लगा जैसे मनीष उसकी मजदूरी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वह उसे ऐसा क्यों करने दे रही थी उसे खुद भी मालूम न था। अब तक जो सुमन उसे रोक रही थी वह भी मनीष के साथ देने लगी। उस रात के बाद कब उसी तरह पलंग पर एक होकर सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सुमन की नींद पहले खुली। सुमन को समझ नहीं आया कि अपनी वह हालत पर रोए या खुश हो। उसका दिल्ली में रहने और एडमिशन का सपना पूरा होता दिख रहा था, लेकिन उसकी कीमत क्या थी। सुमन का शरीर तब तक मनीष भी उठ गया। सुमन ने मनीष की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मनीष सुमन के पास आया और बोला, परेशान मत हो, यह
बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में कोई इस बारे में नहीं जानेगा। इसके बाद मनीष ने एक बार फिर सुमन को अपने पास खींच लिया। सुमन की आंखों में आंसू थे। सुमन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए क्या कीमत चुका रही थी। मनीष उसे अपनी बाहों में जकड़ता जा रहा था। मनीष की बाहों की कसावट उस सके जिस्म पर बढ़ती जा रही थी। सुमन के आंसू उसकी छाती को भिगो रहे थे, लेकिन मनीष इन सबसे बेपरवाह खेल रहा था। सुमन की माँ दिल्ली आई थी, इसीलिए वह वहाँ से 2 गली छोड़कर इस गर्ल हॉस्टल में कुछ दिन रहने के लिए आई थी, क्योंकि मनीष में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस सुमी से पिछले 2 साल से वे जिस्मानी तौर पर जुड़ा हुआ था, उसके बारे में अपने घर वालों को बता सके। अब सुमी को भी इन बातों पर फर्क नहीं पड़ता। वह अपने घर वालों से भी कई महीने बात नहीं करती। सुमन के अपने जेब खर्च के लिए 2 ट्यूशन लेने शुरू कर दिए। बाकी खर्च मनीष उठाता था। मनीष उसके दिल्ली आने के पहले ही दिन मनीष भैया ने मनीष बन गया था। हाँ, उसने पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाया। उसे एक अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिल गया था। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो चुके थे, अब तीसरा साल चल रहा था। सुमन को उम्मीद थी कि उसे ग्रेजुएशन के बाद कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, नहीं तो वह किसी कॉल सेंटर में नौकरी कर अपना खर्च उठा लेगी और आगे की पढ़ाई कर लेगी। तब शायद उसे मनीष के रुपयों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मनीष को अपना पाना उसके 2 साल चले आ रहे रिश्ते के बावजूद भारी था। वह मनीष की शारीरिक भूख मिटाती थी और मनीष उसकी पढ़ाई की ज़रूरत को। उसने मनीष के लिए जो कीमत चुकाई वह बहुत ज़्यादा थी या नहीं, वह यह आज तक नहीं समझ पाई। अगर वह ढील न देती तो क्या 2 साल बीत पाते इस अनजान 1.25 करोड़ लोगों के शहर में। दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को आज सेट कर दीजिए, ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।